इस महीने की बात की जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी क्या है? जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। लेकिन इससे संबंधित लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे संशय हैं। तो उन सभी संशय और सवाल पर आज विराम यहीं लगा देंगे, क्योंकि हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। शुभम जी जो एक सीए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये एक फोन इन कार्यक्रम रहेगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे संबंधित, कोई भी संशय है मन में कि क्या इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो बिना किसी विलंब के आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 011, दिल्ली का STD कोड लगाइएगा, और नंबर 23097532। इस नंबर पर कॉल करके अगर इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या कोई एडवाइस सजेशन चाहते हैं तो आप सीधे कॉल करके हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। शुभम गोयल जी, आपका एक बार पुनः स्वागत। और चर्चा की शुरुआत करें, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इस वर्ष ड्यू डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होने वाली है? जी, इस वर्ष के लिए सरकार ने ड्यू डेट को बढ़ा के 31 जुलाई से 15 सितंबर 2025 कर दिया है। ओके, तो ITR भरने की अगर बात करें शुभम जी, चर्चा की शुरुआत करें कि कौन कौन से ITR फॉर्म्स उपयोग में आ रहे हैं। मतलब इस वर्ष की अगर बात करें कि किस श्रेणी के करदाता के लिए कौन सा फॉर्म उपयुक्त होगा? अगर हम ITR फॉर्म की बात करें, ITR फॉर्म 1 से लेकर 7 तक होते हैं जी। लेकिन इंडिविजुअल केसेस जो भी पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं, जो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म वगैरह नहीं है जी, तो उनके लिए ITR 1 से लेके ITR 4 होता है, जिसमें सैलरी क्लास के लिए ITR 1 होता है, ITR 2 अगर सैलरी प्लस कैपिटल गेन है, 3 अगर आपकी बिजनेस इनकम है, और 4 अगर आपका प्रिजम्पटिव इनकम होता है, एक अनुमानित आय के हिसाब से रिटर्न फाइल की जाती है, तो उसके लिए ITR 4 होता है। सिर्फ ये 4 ITR फॉर्म है जो इंडिविजुअल केसेस पे लगते हैं जी। आजकल शुभम जी लोग बहुत जल्दी जल्दी नौकरियां बदलते हैं, 2 महीने यहाँ की, 4 महीने यहाँ की। अब जब रिटर्न फाइल करते समय बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, उन लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, जिन्होंने भी ड्यूरिंग द ईयर अगर अपनी कोई जॉब चेंज करी है, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखना है कि उन्होंने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की जो इनकम थी, मतलब प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो उन्हें सैलरी मिली थी, वो अपने नए एम्प्लॉयर के पास रिपोर्ट करी है या नहीं करी है। और अगर नहीं करी है तो उनके फॉर्म 16 के अंदर जो उन्हें सैलरी का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो देखेंगे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दोनों ने दे दी होगी, दोनों एम्प्लॉयर ने दे दी होगी, पुराने एम्प्लॉयर ने भी और नए एम्प्लॉयर ने भी। तो उस वजह से हो सकता है कि उनको टैक्स कम कटाओ, तो उन्होंने कंसोलिडेट करके एक बार दोबारा अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है और एक ही बार एग्जम्पशन लिमिट लेनी है, और जो टैक्स का बैलेंस होगा वो आपको जमा करना है और फिर अपनी रिटर्न दायर करनी है। आपने एग्जेम्पशन लिमिट का जिक्र किया शुभम जी, दर्शकों के लिए बता दें कि इस असेसमेंट ईयर के लिए स्लैब रेट्स क्या होने वाले हैं, कितनी इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी और उसके आगे की इनकम पर कितना रेट ऑफ टैक्स देना होगा? देखिए, 2 तरह के टैक्स रिजीम होते हैं। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। अगर मतलब नॉन सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 3 लाख हो जाती है। मतलब 0 से 2.5 लाख तक तो आपका लगेगा नील टैक्स। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक लगता है 5%, 5 से 10 लाख तक लगेगा 20%, और 10 लाख से ऊपर होते ही फिर वो 30% लगेगा, आपकी इनकम कितनी भी हो। और यही अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो उसमें स्लैब्स कुछ ज़्यादा बने हुए हैं। जैसे 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 7 लाख तक 5% लगेगा, ऐसे ही 5 लाख से 10 लाख तक 10% लगेगा, 10 से 12, फिर 12 से 15, और फिर 15 से ऊपर जाने पे आपका 30% टैक्स। इस पे कोई सरचार्ज या सेस भी लागू होगा? हाँ, एक लिमिट होती है, उसके भी अलग अलग स्लैब हैं। जैसे 50 लाख तक आप इनकम कमा रहे हैं तो ओल्ड स्लैब रेट में कुछ और रेट होगा स्लैब सरचार्ज का, और न्यू स्लैब रेट में कुछ और रेट होगा। तो वो आपको इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कितनी है, तो फिर सरचार्ज और पे करना पड़ता है। लेकिन वो जिनकी इनकम ज़्यादा होती है एक लिमिट से, उन्हीं के ऊपर सरचार्ज लगता है।
शुभम जी, क्योंकि ये प्रक्रिया अब थोड़ी सरल हो गई है, बहुत से लोग खुद ही आईटीआर फाइल करते हैं, और ऐसे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि उनको अपने पास रखने चाहिए या ख्याल रखना चाहिए भरने से पहले? देखिए, अगर आप आईटीआर भर रहे हैं जी, बड़ा सरल प्रोसेस होता है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, उसमें अपना लॉगिन करिए, उसमें कुछ डिटेल्स तो प्रीफिल आ जाती हैं, और उसमें बस आपको ये वेरीफाई करना होता है कि जो भी इनकम आपकी प्रीफिल आ रही है वो करेक्ट आ रही है नहीं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में करेक्ट आती है, लेकिन कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है, वो अपडेट नहीं हो पाता, तो हो सकता है कि कोई इनकम उसके अंदर मिस हो रही है। तो आप एक बार वो कंसीडर कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट आपके पास सारे होने चाहिए। जैसे आप सैलरी की आईटीआर भर रहे हैं तो आपका फॉर्म 16 होना चाहिए। उसमें एक पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट बी के अंदर पूरी कैलकुलेशन होती है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको डिडक्शन क्या मिली है, और आपका नेट इनकम क्या हुई, और उस पर कितना टैक्स बना। उससे आप अपना आईटीआर फॉर्म मैच कर लीजिए। ये तो हो गई सैलरी इनकम। और इसके अलावा आपकी जैसे अदर इनकम होती है तो आपका बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उससे आप इंटरेस्ट वेरीफाई कर लीजिए कि आपका एफडी का इंटरेस्ट इतना है, सेविंग बैंक का इतना है। वो सारे आप जितने भी इनकम के डॉक्यूमेंट हैं वो अपने पास रखिए। और अगर आप ओल्ड रिजीम में अपनी आईटीआर को दायर कर रहे हैं तो आपके पास आपके डिडक्शंस के भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे सपोज आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका आपको पॉलिसी नंबर मेंशन करना है। अगर आपका कोई होम लोन है तो उसकी आपको सैंक्शन डेट, कितना लोन का बैलेंस है, वो सब मेंशन करके आपको अपनी रिटर्न दायर करनी है। मैक्सिमम डिडक्शन इस असेसमेंट ईयर में कोई एसएससी कितनी ले सकता है? मैक्सिमम डिपेंड करता है कि उसकी टाइप ऑफ डिडक्शन क्या है। अब जैसे ओल्ड सबसे पहले हमें ये देखना है, ओल्ड रिजीम के अंदर हमें डिडक्शन मिलती है, न्यू रिजीम के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती है। या अगर न्यू रिजीम के अंदर मिलती भी हैं, जैसे अगर आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, उस पर आप रेंट कमा रहे हैं तो आपको उस पे होम लोन का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको होम लोन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये न्यू रिजीम की बात हो रही है। ओल्ड रिजीम के अंदर यही लिमिट अगर हम देखें इंटरेस्ट क्लेम करने की तो उसकी लिमिट 2 लाख होती है। अब एचआरए के लिए जैसे सैलरी की इनकम है और उसमें आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो उसके अंदर पूरा प्रॉपर फॉर्मूला होता है। आप वो भी आपकी सैलरी के बेसिस पे होता है और रेंट के बेसिस पे, कितना एक्चुअल रेंट है और कितनी सैलरी है उसके बेसिस पे एचआरए 1 लाख भी हो सकता है एग्जम्पशन, उसके बेसिस पे एचआरए की एग्जम्पशन 8 लाख भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगी पूरी कैलकुलेशंस पे। ऐसे में ऑनलाइन क्या क्या विकल्प मौजूद हैं अगर हम आईटीआर फाइल करने जाएं? क्या इसकी कोई ऐप भी है वेबसाइट के अलावा? जी, इनकम टैक्स पोर्टल की एक अपनी ऐप भी है जिसके जरिए आप अपना मतलब इनकम टैक्स से फॉर्म 26 एएस देख सकते हैं और ये सारी चीजें। पूरा प्रोसेस आईटीआर फाइलिंग का ऐप के थ्रू हो सकता है? ऐप के थ्रू हो सकता है, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप अपना कंप्यूटर के थ्रू करें, क्योंकि उसमें अभी इंटीग्रेशन कई बार ठीक नहीं हो पाता ऐप के अंदर। तो बेटर है कि आप अपना वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप यूटिलिटी डाउनलोड करके प्रॉपरली आईटीआर फिल कीजिए। पर शुभम जी, आप इतनी टेक्निकल बातें बता रहे हैं कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट से कर लीजिए। हमारे कई ऐसे लोग हैं, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन्स की बात करें, जो उतने टेक सेवी नहीं है, तो उनके लिए क्या सुविधा है? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से या भारत सरकार की ओर से कोई ऐसी फैसिलिटी जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हो, कोई विशेष छूट उनके लिए दी गई हो? देखिए, अगर सीनियर सिटीजन की बात करें, उनको कुछ 4-5 बेनिफिट मिलते हैं इनकम टैक्स की तरफ से। जैसे मैंने बताया था ओल्ड रिजीम के अंदर 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट होती है, तो वो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख हो जाती है। और जैसे एफडी पे टीडीएस कटता है 10,000 से ऊपर, लेकिन सीनियर सिटीजन पे एफडी पे अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 तक उनका कोई टीडीएस नहीं कट, 40,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा और 50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके लिए लगता है। और ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजीम के अंदर मिलेगी, न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यू रिजीम में टैक्स रेट ऑलरेडी बहुत कम होता है। और इसके अलावा अगर जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल है, उन्हें एडवांस टैक्स पे करना होता है अगर उनकी
टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर आ रही होती है तो वही सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। अगर उनकी बिजनेस इनकम है तो उन्हें भी फिर एडवांस टैक्स पे करना होता है। जी शुभम सर, आपने जो एफडी के इंटरेस्ट की अभी बात की, एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं रहेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट तक जैसा कि आप बता रहे, पर क्या वो टीडीएस के अधीन भी नहीं आएगा? हाँ, वो टीडीएस के अधीन भी नहीं आता अगर मतलब सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी एक्सटेंडेड लिमिट है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनका एफडी पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, सॉरी टीडीएस नहीं लगेगा, बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। एक लिमिट होती है उसकी 50,000 के करीब अगर उनका इंटरेस्ट आ रहा है तो उन्हें अपना मतलब बैंक उनका टीडीएस नहीं काटेगा। और एक और प्रावधान है इनकम टैक्स में, अगर उनकी एफडी इनकम है, सिर्फ एफडी से इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है और उनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है जिसपे टैक्स नहीं लगता, तो वो एक फॉर्म होता है 15H, वो अपना बैंक में दायर कर सकते हैं, जिससे फिर अगर उनका इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर भी आ रहा है तो भी बैंक उस पर टीडीएस नहीं काटेगा। ओके। देखिए, अगर हमारा रिफंड बन रहा है तो रिफंड बनते ही आदमी इंतजार करने लगता है कि कब आएगा, तो इसको ट्रैक कैसे किया जाए और कितने टाइम में रिफंड आता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी करेक्ट ITR भरनी है, उसमें अपना आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पे वैलिडेट नहीं होता। वैलिडेट से मतलब है कि जो आपका बैंक अकाउंट में डिटेल है, जैसे पैन नंबर है, आधार कार्ड है, वो इनकम टैक्स के पोर्टल से मैच हो रही है या नहीं हो रही। वो जब आप वैलिडेट कर देंगे उसमें हार्डली 2 घंटे या मैक्सिमम 1 दिन लगेगा, जो इनकम टैक्स बैंक के थ्रू डायरेक्ट वेरीफाई कर लेता है। इसमें हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। वो वेरीफाई अगर आपने किया हुआ है और आपने रिटर्न ऑनलाइन दायर कर दी है तो मिनिमम आप 7 दिन तो मान लीजिए कि रिफंड आने में लग जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया पिछले साल 2-2 दिन में भी रिफंड आ रहा था और 2 से 3 महीने के अंदर वो रिफंड आ जाता है। ज़्यादा लेट अगर रिफंड आने में होता है तो सरकार इंटरेस्ट के साथ वो रिफंड देती है। जी, यानी कि ड्यू डेट का, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए जो ITR फॉर्म एप्लीकेबल है वो आ गया है और आपका रिफंड बनता है तो जल्द से जल्द फाइल कर ही देना चाहिए। शुभम जी, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित एक और प्रश्न जहन में उठता है कि जो प्री फिल्ड ITR फॉर्म्स हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सेवाएं सुविधाएं दी गई हैं, उन्हें उपयोग करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना है? क्या कोई त्रुटि होने की भी आशंका है? जी हाँ, बिल्कुल। प्रीफिल्ड ITR के अंदर सिर्फ वही डिटेल प्रीफिल होके आती हैं जो इनकम टैक्स के 26AS या एक पोर्टल होता है AIS या TIS, टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर जो डिटेल्स आ रही होंगी, जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया या आपकी सैलरी इनकम, पेंशन इनकम हो गई या कुछ हो गया, तो वो तो प्रीफिल होके आ जाएंगी। लेकिन कुछ इनकम ऐसी होगी जो 26AS के अंदर या TIS के अंदर नहीं आती, जैसे रेंटल इनकम हो गई, ठीक है, या अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है जो SFT के थ्रू वहाँ AIS के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको वो डिटेल उसके अंदर फिल करनी है। और जो डिटेल प्रीफिल होके आई है एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेना है कि हाँ, जो हमारा इंटरेस्ट है वो उतना ही रिपोर्ट हो रहा है। कई बार डबल भी आ जाता है, ऐसा बहुत कम होता है, और कई बार कम भी आ जाता है। तो आपको वो एडिट का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आप वो एडिट कर लीजिए और फिर अपनी रिटर्न को वेरीफाई करके फाइल कर दीजिए। अगर आपका रिफंड बन रहा होगा तो वो जल्द से जल्द सरकार प्रोसेस कर देगी। अच्छा, अगर सीनियर सिटीजन्स में एज की बात करें तो 75 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको क्या ITR फाइल करना ज़रूरी है या ये सबके लिए ही लागू होता है? नहीं, देखिए, एक प्रावधान है इनकम टैक्स में, सेक्शन है 194P, इसके अंदर सरकार ने एक रियायत दे रखी है। अगर किसी सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है, उनकी सिर्फ और सिर्फ पेंशन इनकम है या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है और एक ही बैंक है जिसके अंदर पेंशन आती है, तो बैंक उनका ऑलरेडी वो TDS काट लेता है इंटरेस्ट कंसीडर करके, तो उनको वो ITR दायर करने की जरूरत नहीं होती है। और शुभम जी, जो नए नए सीनियर सिटीजन्स बने हैं और अगर कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से या एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हुए हैं तो ग्रेच्युटी मिली होगी और भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के फॉर्म में मॉनेटरी सम मिले होंगे, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निर्धारित होगी? वो जिस ईयर में वो रिटायर हुए हैं उसी असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर पर लागू होगा या कोई और विशेष प्रावधान है? जी, जिस साल वो रिटायर हुए हैं, जब भी वो आपका
इसे कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसके अंदर ग्रेचुटी भी आ जाएगा, लीव एनकैशमेंट भी आ जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनका ये टैक्सेबल नहीं होता। और अगर गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं तो एक लिमिट होती है हर एक की अलग अलग, उस लिमिट के एक्स्ट्रा अगर उनके ग्रेचुटी या लीव एनकैशमेंट आता है तो वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो मतलब ये आपको आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करना होगा कि आपकी नॉर्मल ड्यूरिंग द ईयर तो इतनी सैलरी आई, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट सेग्रीगेट करके बताने होंगे कि लीव एनकैशमेंट इतना मिला, ग्रेचुटी इतनी मिली, और उसके बाद अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर पेंशन भी आई है, मानो 6 महीने के अंदर ही रिटायरमेंट हो गई थी तो बाकी 6 महीने की पेंशन आई होगी, तो वो एज ए पेंशन आपको वो रिपोर्ट करनी है और फिर अपनी रिटर्न फाइल करनी है। चलते चलते एक और प्रश्न शुभम जी, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात हुई, कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हों, आफ्टर रिटायरमेंट कुछ वर्षों के बाद उन्हें कुछ पुराने अरियर्स मिलते हैं, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निर्धारित होगी? अगर आपको एरियर्स मिल रहे हैं तो आपको देखना है कि आपके ऊपर रिलीफ एक होती है, रिलीफ जो एरियर के ऊपर मिलती है वो एप्लीकेबल हो रही है क्या, वो उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वो थोड़ी टेक्निकल कैलकुलेशन है। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप कोई टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू ही वो कैलकुलेशन कराएं, नहीं तो आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो वो कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन करेंगे और एक फॉर्म होगा, वो रिलीफ का फॉर्म फाइल करेंगे तो आईटीआर भरते हुए आपको टैक्स में रियायत मिल सकती है, अदरवाइज आपको वो सारा जो भी आपको पुराना एरियर मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। बिल्कुल, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, सभी के मन में जितने भी सवाल शंकाएं थी, मुझे लगता है उस पर मयंक विराम लग ही गया होगा। आपने हमारे साथ बैठे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।